में सब में हमने बोला था मटेरियल, लेबर और ओवरहेड पे एक्चुअल में सब एक्चुअल आएगा। नॉर्मल में मैंने बोला था मटेरियल एक्चुअल आएगा, लेबर एक्चुअल आएगा, लेकिन ओवरहेड प्री डिटरमाइंड आएगा। ठीक है। दूसरा, स्टैंडर्ड में सब हमने एस 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 बोला था, यानी स्टैंडर्ड 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 बोला था हमने। ठीक है जी। तो इस तरह से हमने आपको एक कॉस्ट अकुमुलेशंस में हमने आपके साथ एक मेथड डिस्कस किया था। अब यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है प्री डिटरमाइंड रेट वर्ड यहाँ पे यूज कर दिया, तो ये ट्रिगर कर दिया कि हम भाई नॉर्मल कॉस्टिंग सिस्टम में हमारा कॉस्ट अकुमुलेट हुआ होगा। ठीक है। तो अगर आपको ये वाला लाइन याद नहीं रहेगा कि हाउ द कॉस्ट इज बीइंग अकुमुलेटेड, तो फिर हो सकता है कि आपके आंसर गलत हो जाए। तो इसलिए पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि इसके कारण ये वाले आंसर होंगे। ठीक है। दूसरे वाले पे बोला गया जी प्रोरेटेड एलोकेशन ऑफ ओवरहेड। ठीक है। बोला जी प्रोरेटेड एलोकेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट टू रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स आर नेसेसरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। तो हमको लगता है कि यहाँ पे प्रोरेटेड एलोकेशन ऑफ ओवरहेड लगेगा कब? पहला बोला है व्हेन द कंपनी स्विच फ्रॉम द फीफो मेथड टू switch from the FIFO method of the process costing to weighted average costing, when the material difference between the predetermined material difference, this is not the material which मटेरियल मतलब ये आइटम वाला मटेरियल नहीं, ये मटेरियल का मतलब जिससे आपके डिसीजन इन्फ्लुएंस होते हो। तो ये वाली जो इंग्लिश है ये थोड़ी सी कभी कभी आदमी को कंफ्यूज कर देती है। ठीक है। तो ये मटेरियल मतलब वो वाला मटेरियल जिससे आपके डिसीजन मैटर करते हो, ये आइटम वाला मटेरियल नहीं है, इसलिए इसको ऐसे पढ़ना है व्हेन देयर इज अ मटेरियल डिफरेंस बिटवीन प्री डिटरमाइंड ओवरहेड एंड एक्चुअल रेट, यानी कि कब ये सिचुएशन आता है जब हमारा ओवरहेड मतलब अंडर एब्जॉर्ब्ड या ओवर एब्जॉर्ब्ड वाली सिचुएशन आती है तब। ठीक है। तो यहाँ पे ये मटेरियल डिफरेंस मतलब वो था। बोला when the reciprocal methods give the materially different allocation of the service, दूसरा there is a unusual losses from the unexpected event। यहाँ पे छोटा सा एक डिफरेंस पढ़ लेते हैं। बोल रहा है जी ओवरहेड allocation of the overhead cost to raw material, WIP and finished goods comes in the context of the closing overhead control account variance, the control variance when there is a डिफरेंस बिटवीन प्रीडिटरमाइंड रेट एंड एक्चुअल ओवरहेड। तो ये वाला जो होता है, जो कंट्रोल अकाउंट्स होते हैं जो WIP के, ये ऐसा होता है, एक रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट होता है, रॉ मटेरियल से कहाँ जाता है? WIP कंट्रोल अकाउंट पे जाता है। ठीक है। और सेम WIP कंट्रोल अकाउंट जो है, WIP कंट्रोल अकाउंट में क्या क्या चीज़ आता है? में मटेरियल से आता है एक्सपेंसेस, दूसरा लेबर से आता है, तीसरा ओवरहेड से आता है। और अगर ओवरहेड में अगर कुछ डिफरेंसेस रहते हैं तो ओवरहेड में जो आप एक्चुअल कीजिएगा, एक्चुअल वाला, और इधर में जो ओवरहेड अलोकेटेड है इसके बीच में यदि कोई डिफरेंस रहा तो ये अगर डिफरेंस रहेगा तो हमको उस डिफरेंस को क्लोज करना पड़ता है। तो जनरली ये क्लोज ईयर एंड पे किया जाता है। तो हम वेरिएंस एनालिसिस करके चेक करते हैं जी हमको कितना अलोकेट करना चाहिए था और हमने कितना एक्चुअल अलोकेट हुआ, यानी कितना इनकर्ड हुआ, कितना अलोकेट होना चाहिए था, दोनों के बीच के गैप को वेरिएंस बोलते हैं एंड उसको हमको क्लोज करना पड़ता है ईयर एंड पे। तो 90% केसेस में इसको डायरेक्टली P&L अकाउंट में क्लोज करते हैं, बट समटाइम्स वो क्या होता है चल के बोल देता है कि नहीं इसको गुड्स पे क्लोज कर दें। ठीक है। तो यहाँ पे रीजन सिर्फ इतना ही बोला है कि जब आपके प्री डिटरमाइंड और एक्चुअल में डिफरेंसेस होंगे तो कंट्रोल अकाउंट को आपको क्लोज करने के लिए ये एंट्री मारनी पड़ेगी, नेसेसरी एंट्री मारनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा एक ट्रिकी था जो आपके हो सकता है नॉलेज बेस से डिफरेंट था। फिर बोल रहा है बोथ हैज एक्चुअल फिक्स कॉस्ट ऑफ 64,000 एंड 8,000 यूनिवर्ट प्रोड्यूस एंड द रेलिवेंट रीजन जो है 8,000 से 16,000 का है। ठीक है। तो अगर रेलिवेंट रेंज जो है कितना 8,000 से लेके 16,000 का है, अगर आपने 10,000 एक्चुअल प्रोड्यूस किया तो जिस वक्त आप कॉस्टिंग डिसाइड करते होते हैं तो उस वक्त आपने क्या करना होता है कि आपको जो है 8,000 से 16,000 का जो है
आपका बेस यानी फिक्स कॉस्ट तभी ट्रिगर हो जाएगा जब आप एक बार 8,000 यूनिट सोचेंगे, क्योंकि इसके पहले हो सकता है कोई और कॉस्ट लेवल रहा होगा। यानी ये एक 8,000 पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे कॉस्ट आपके ट्रिगर होते हैं। मान लो कि ये 64,000 होने के पहले कॉस्ट 50,000 रहा होगा 7,999 यूनिट पे। जैसे ही ये 8,000 हो गया, ये कॉस्ट ट्रिगर होके इस पोजीशन पे चला आया, 64,000 हो गया। इसका मतलब यह है कि हम जब एवरेज कॉस्टिंग निकालेंगे तो ऑलवेज वी विल टेक द बेस, ऑलवेज वी विल टेक द बेस। 64,000 डिवाइड बाई 8,000 करेंगे तो फिर हमारा क्या हो जाएगा जी, 6 रुपीज 40 पैसे। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, हमसे पूछ रहा है जी कि ये बोल रहा है, बोले बोले सर बोले बोले लास्ट क्वेश्चन में जो है ना, वो आपने 8,000 की बोला, लेकिन एक्चुअली तो वहाँ पे 10,000 से डिवाइड हुआ। किस पे? इस पे 10 पे हुआ है? जी सर, नहीं, 10 पे हुआ। 8,000 64 8,000 8,000। 8,000 से आओगे तो अच्छा, फिर आई थिंक 8 आएगा। इफ 10,000 फिक्स कॉस्ट, नहीं जनरली इसमें 8,000 पे होगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं। इसने ठीक है, इसलिए किया है कि एक्चुअली प्रोड्यूस 10,000 हाँ फिक्स एक्चुअल कॉस्ट प्रोड्यूस था। 10,000 है, लेकिन अगला का क्या कहना है? बोला फिक्स रेट 8,000 पे है, तो 8,000 इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रेलिवेंट रेंज। दिस मीन विद इन दिस रेंज द 64,000। ठीक है, टू प्रोड्यूस 10,000 विद इन द रेंज वी हैव इनकर्ड 64,000, so none of the option has a 64,000, hence A and C is wrong, the possibly B or D, possibly B or D। ठीक है जी, तो आपके आंसर पे बी और डी दोनों आ सकता है, लेकिन मैं ज्यादा बी के फेवर में हूं। ठीक है, तो सर उसकी इसमें रीजन क्या है? मैं तो इसलिए, क्योंकि देखिए कॉस्ट आपका ट्रिगर कब हुआ। मैंने एग्जांपल लिया कि आप मान लो कि एक 7,999 पे कोई एक्स लेवल पे आप कॉस्टिंग होगी। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 50,000 की आपकी कॉस्टिंग रही होगी। जैसे ही वो 8,000वां यूनिट बन रहा है, उस टाइम में आपकी कैपेसिटी क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है, और आपके फिक्स कॉस्ट बढ़ जा रहा है, ट्रिगर हो जा रहा है। मतलब यानी 50,000 से 64,000 हो जा रहा है। तो यानी ये बेस पॉइंट है ना। आप जब भी किसी को ओवरहेड का एक बेसिस दीजिएगा तो आप उसको क्या बताइएगा, भाई देखो 8,000 के नीचे में जो हमारा कॉस्ट कुछ और है, लेकिन 8,000 यूनिट से हमारा फिक्स्ड जो ओवरहेड का ऑब्जॉर्प्शन प्री डिटरमाइंड या अलोकेशन जो रेट है वो 64,000 हो जाता है। उसको हमने बेस पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, दैट इज ऑफ 8,000। तो यहाँ पे क्या है, इसकी यही बेसिक रीजनिंग यही है कि आपका पहला कॉस्ट जहां पे ट्रिगर होता है हम उसी पे एवरेजिंग करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने ओपन आंसर लिखा है कि बी और डी दोनों हो सकता है। ओके। ठीक है, तो मतलब ये थोड़े से सब्जेक्टिव है, पर अगर बुक पे कहीं पे ये सवाल दिखे तो ये कर सकते हैं आप। यानी मैं अगर चेक करूं तो मैं बी वाले को मार्क्स दूंगा। तो वो जो 10,000 वाला उसको इग्नोर कर देंगे इसकी सब्जेक्टिव बेस पे। हाँ, ऑब्वियस सी बात है। इसलिए यहाँ पे जब आंसर बाकायदा ऑब्जेक्टिव में कभी भी आपको दो ऑप्शन नहीं देते, लेकिन फिर भी यहाँ पे जब आंसर एक्सप्लेनेशन लिखा गया तो बोला गया जी भाई उसके दो आंसर है। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि जी डाना मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसेस बाइंडिंग मशीन्स एंड हैज अ टू डायरेक्ट कॉस्ट कैटेगरी। पहला क्या है, डायरेक्ट मटेरियल है, दूसरा है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और 3 इनडायरेक्ट कॉस्ट है, मशीन असेंबली एंड क्वालिटी कंट्रोल। द ओवरहेड आर अलोकेटेड बेस्ड ऑन द मशीन आवर। मशीन आवर पे आप कॉस्ट को अलोकेट कर रहे थे। उसके बाद बोल रहे थे लेबर आवर्स एंड द ओवरहेड आर अलोकेटेड बेस्ड ऑन मशीन आवर, यानी ये मशीन के लिए, असेंबली के लिए लेबर आवर, एंड बाकी जो क्वालिटी के लिए आप लेबर कॉस्ट यूज कर रहे थे। ठीक है, तो तीनों हमारे पास दिया हुआ है। बोल रहा है डायरेक्ट लेबर आवर फॉर असेंबली डिपार्टमेंट वेयर प्लान टू बी 40,000 इन ईयर 2002। बोल रहा है वर्क इन प्रोग्रेस आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन अनचेंज ओवर द पीरियड
उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है जी, सेलेक्टेड बजटेड नंबर्स दिए हुए हैं। हमको बताना है फिनिश गुड्स इन्वेंटरी एट द एंड ऑफ 2000 इज प्लान एट विच लेवल। तो यहाँ पे हमने सिंपल सी बात ये है कि हमारे पास जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू फिनिश गुड्स ऑफ ओपनिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारे पास क्या क्या चीज है यहाँ पे, ये है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये हमारा आ गया जी ये वाला पॉइंट, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये है, यानी कि 15,63,000 इज इक्वल टू ओपनिंग ऑफ फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन। उसके बाद अच्छा, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल जो होता है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है। ये जैसे ही हम बोलते हैं ना कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, इसका मतलब है इसके अंदर हमने ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन दोनों हमने कर लिया। ये थोड़ा सा एक ट्रिकी पार्ट है, ठीक है। जब हम ऐसे बोलते हैं इसका मतलब है कि हम बातें कर रहे हैं जी, ये अवेलेबल फॉर सेल का मतलब ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, आप एग्जाम में ये मिस कर जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके रख लेते हैं। तो आप डायरेक्ट डिफरेंस निकाल के आंसर्स आपके आ जाएंगे, यानी 15,63,200 माइनस 15,01,000 कीजिएगा तो 62,500 आपका आ जाएगा, 62,200 आ जाएगा, सॉरी। तो ये अवेलेबल फॉर सेल अपने आप में ट्रिकी पार्ट था, जिसके लिए आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा ओपनिंग प्लस प्रोड्यूस या ओपनिंग प्लस परचेज, दोनों आपके लिए हो सकता है। डिपेंड करता है आपकी अगर ट्रेडिंग है तो ओपनिंग प्लस परचेज, मैन्युफैक्चरिंग है तो ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन। ये वाला पार्ट हो सकता है कि मिस हो गया होगा। फिर आपसे क्या बोल रहा है जी, सेम सवाल पे हमसे बोल रहा है बजटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या चीज निकाल लिया जी, ये अवेलेबल फॉर सेल निकाल लिया। इसमें से हम ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कुछ है क्या, यस सर भैया। 85,000 किधर है, हाँ ये है ना बिगनिंग, हाँ। तो इसमें से अगर मैं बिगनिंग माइनस कर लिया तो मेरे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, प्रोडक्शन ऑफ द पीरियड हो जाएगा। वो क्या बचेगा, कितना हमने उस प्रोडक्शंस में प्रोडक्शन किया है। तो इसमें से ओपनिंग माइनस किया तो आपका निकल जाएगा जी 15,28,000। अब बात होता है जी, ये प्रोडक्शन पहुंचने के लिए उसने क्या किया होगा, उसने किया होगा रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस लेबर प्लस ओवरहेड, ठीक है। सिंपल हिसाब में हम जा रहे हैं, चूंकि WIP के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, बोल रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। तो इसका मतलब हम अब हमारे पास क्या क्या है, मटेरियल है और लेबर है, यानी क्या नहीं है हमारे पास ओवरहेड नहीं है। तो आपने क्या लिखना था, मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड नहीं है, यानी ओवरहेड आपका मिसिंग है। अब चूंकि 15,28,000 आपका प्रोडक्शन है, दिस इज लाइक अ प्रोडक्शन कॉस्ट। तो प्रोडक्शन कॉस्ट में जनरल मैथमेटिक्स के हिसाब से क्या आता है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। तो ये दो फिगर आपको दिया हुआ था। तीसरा आपके लिए बैलेंसिंग फिगर था विच आई हैव कैलकुलेटेड। यहाँ पे दोनों को ऐड करके 15,28,000 से माइनस कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा जब 3,11,200 एज अ बैलेंसिंग फिगर। ये सवाल को करने से थोड़ी सी आपकी एक जो सबसे इम्पोर्टेंट लॉजिक आपकी क्लियर हो रही है कि आप ये एग्जाम में आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि अवेलेबल फॉर सेल का क्या मतलब है। फिर आपका दिमाग पे काम करेगा जी कि कोई भी प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज इंक्लूडेड होता है, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। अरे भाई ये तो कहाँ कहाँ शुरू हुआ कहाँ खत्म हो रहा है, ये आनंद भाई बना था क्या आपसे, नहीं सर, जो स्पॉइलेज का ये दिया था इक्विवेलेंट यूनिट्स में। ये तो सवाल शुरू ही बहुत दूर से हो रहा है, खत्म भी बहुत दूर पे हो रहा है भाई, ठीक है।
सर But- इसीलिए तो सब परेशान हो गए ना। मैं खुद परेशान हूँ, मैंने क्यों दिया। सर ऐसे 4 है सर आगे और। बोल रहा है सबातो इनको, मे भी अगर आज मैं पूरा नहीं कंप्लीट करूं तो नेक्स्ट क्लास में शायद करूंगा, क्योंकि बहुत लंबे लंबे इसमें सवाल है। मैंने भी यहाँ तक किया, ये सवाल दे के छोड़ दिया। Sabato Incorporations is a small manufacturer of dining room set. The final process involves the assembly of the various parts. At the beginning of the end, the process, the quality inspection takes place and all the materials are and conversion costs are added. Beginning WIP inventory had 200 items. उस पे 30% माल completed है। उसके बाद बोलता है ये वाला उसका इंफॉर्मेशन है। दूसरा 7.25 completed during the period and transfer to the उसके बाद सवाल का एक छोटा सा लॉजिक आपसे पूछना था, इसमें मेथड कौन सा यूज किया भाई? इसमें कौन सा मेथड यूज किया जी आनंद भाई? नहीं दिया नहीं सर, ओपनिंग ये पूछे यूनिट्स। नहीं, पर इसमें मेथड्स कौन सा यूज कर रहा है? मेथड मेंशन नहीं। मेथड मेंशन ये तो डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, इसलिए मैं सोच रहा था कि कुछ तो होगा। तो 200 हमारे पास ओपनिंग है, 30% कंप्लीट है। इसका मतलब हमको काम कितना पे करना पड़ेगा जी? 70% पे। तो ये लिख के रख लेते हैं, 200 का 70% कितना होता है? 140। ये लिख के रख लेते हैं। अब बोला है 750 जो होता है वेयर कंप्लीटेड ड्यूरिंग देयर ट्रांसफर। तो हम मान के चल रहे हैं जी 750 इसमें से निकाल दूंगा तो 250 निकल जाएगा, सॉरी 750 में से 200 निकल जाएगा। इसका मतलब कितना? 550 जो है हम लोग ने स्टार्ट किया और कंप्लीट किया। ठीक है, हो गया। बोल रहा है 20 एट द फाइनल इंस्पेक्शन 20 यूनिट्स वर फाउंड टू बी स्पॉइल्ड। तो फाइनल इंस्पेक्शन पे पता चला है, इसका मतलब ये 20 भी उसका गया। 20 यूनिट्स वर स्पॉइल्ड। आउट ऑफ दिस 20, 12 वेयर कंसीडर टू बी द नॉर्मल स्पॉइलेज। चलो, पर क्वांटिटी तो गया ना, तो इसको फॉर द पर्पस ऑफ इजी, एक मिनट। मुझे ठंडी लग रही है। सॉरी भाई। तो हम यहाँ पे थे कि हम इसको स्प्लिट कर लिया। हम बोल लिया जी 12 मेरा नॉर्मल लॉस है, बाकी जो 8 हम बोल रहे हैं जी एब नॉर्मल है। सो द सो स्पॉइल्ड यूनिट्स आर नॉट reworked and have no salvage value. The unit in the ending for the year considered to be the 80 dining room sets and having 50% completion on conversion. तो कितना है? 80 हाथ पे है, तो 80 पे 50% कन्वर्जन है। इसका मतलब 80 का 50% निकाल लूंगा, यानी कि 40। अब मैं आपसे बोलूंगा कि आपके पास इंफॉर्मेशन क्या क्या अवेलेबल है। तो आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है यहाँ का 140, 550, 20 और 40। एक बार ऐड करते हैं। हमसे क्या मांग रहा है? नंबर हमने स्टार्टेड कितना किया होगा। सर वो क्लोजिंग WIP पे मटेरियल का नहीं लेंगे? नहीं, हमसे सिर्फ नंबर स्टार्टेड ड्यूरिंग द ईयर पूछा और ज्यादा कुछ पूछा नहीं। ओके सर। ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं, तो हमारा आंसर आसान हो गया। तो हम ये 550 लेंगे 1, ये 20 लेंगे 2 और ये 80 लेंगे 3, यानी ये 2, यानी ये 3 यूनिट ऐड करेंगे ये, क्योंकि हमसे सिर्फ यूनिट स्टार्टेड पूछा है। ठीक है, तो हम इस पे फर्दर परसेंटेज अप्लाई नहीं करेंगे जब तक कि कोई हमसे मेथड्स ना पूछा जाए। तो इसका मतलब ये है कि 550 हमने करंट ईयर पे स्टार्ट किया, ये जो 20 स्पॉइल हुआ वो भी हमने अभी करंट ईयर में स्टार्ट किया होगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि हम फीफो मेंटेन कर रहे हैं
तो फीफो में क्या है कि जो ओपनिंग का माल है वो तो निकल गया, तो 550 प्लस 20 प्लस 80, क्योंकि 80 हमको बता रहा जी क्लोजिंग स्टॉक में। आपको याद होगा हमने आपके साथ एक छोटा सा कैलकुलेशन सिखाया था आपको कि आप हमेशा ना वो प्रोडक्शन का साइकिल बना लीजिएगा ताकि जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। तो इसमें प्रोडक्शन का साइकिल कैसे बन रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें प्रोडक्शन का साइकिल ऐसे बन रहा है जी कि आपने ओपनिंग कितना है जी, आपने स्टार्ट किया 200 पे, हो गया। आपके पास ये नहीं पता है कि आपने नया इनपुट क्या डाला, तो आप लिख दीजिए इनपुट इजिकल टू क्या, इजिकल टू जितना आपने यूनिट ट्रांसफर किया। तो कितना यूनिट आपने ट्रांसफर किया जी, 750 यूनिट ट्रांसफर किया, ठीक है। फिर आपका स्पॉइल कितना हो गया जी, 20। अभी आपके हाथ में बचा कितना जी, 80। इसका मतलब इस सब का समीशन निकालिएगा। तो कैसे होगा, 750 प्लस 20 प्लस 80 यानी कि 850 आपका इधर का सबमिशन टोटल हो गया, इधर में 200 है। इसका मतलब आपने इनपुट कितना डाला होगा जी, 850 माइनस 200। तो ये कौन सा लाइन का सवाल था, आपके प्रोडक्शन लाइन का सवाल था। पर ये फुल पेज सवाल देख के हम भी टेंशन में आ गए थे। तो 850 माइनस 200 इसका मतलब 650 आपने करंट इनपुट किया है। हमको नहीं लग रहा है कि आपको सारा को समझ में आया होगा। पहले सर आपको नहीं समझ में आया ना, नहीं सर। तो पूछे बोल लिया कर, कोई मसला नहीं है, हम लोग सब एक ही कश्ती के सवारी है। नहीं सर, सर बहुत बड़ा भी है, ऊपर से फिर समझ में भी थोड़ा नहीं बड़ा, आप तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हैं, हम ना बिहार बोर्ड में थे। देखिए नहीं वो मतलब नहीं, बट लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हाँ, तो इसीलिए मैं इसको और आसान कर दे रहा हूँ ताकि दोबारा जब आप रिवाइज करें तो आपका दिमाग क्लिक कर जाए। प्रोडक्शन का मैंने बताया था प्रोडक्शन स्केड्यूल के बारे में। प्रोडक्शन स्केड्यूल कैसे काम करता है, ओपनिंग प्लस इनपुट इज इक्वल टू क्लोजिंग प्लस ट्रांसफर आउट, ठीक है। बट ये सवाल में एक छोटा सा लाइन ऐड हो जाएगा, प्लस स्क्रैप या स्पॉइलेज, जो भी आपका इंग्लिश टर्म यूज करना कर ले, स्पॉइलेज। अब आपके पास ओपनिंग दिया हुआ है, कितना है 200 यूनिट। इनपुट आपके पास नहीं दिया हुआ, आप x लिख ले, इजिकल टू क्लोजिंग हमारे पास दिया हुआ है जी 80, ट्रांसफर आउट दिया हुआ है, ट्रांसफर आउट कितना जी 750 प्लस स्पॉइलेज कितना 20। अब ये टोटल का एडिशन निकालना है, तो टोटल का एडिशन निकलेगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 850। 850 इजिकल टू 200 प्लस x। अब x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 850 माइनस 200। इसका मतलब कितना से हमने कितना यूनिट करंट स्टार्ट किया होगा जी, करंटली 650, बस ठीक है, इतना इजी है ये। अब बोला जी वेटेड एवरेज मेथड यूज करके मेरे को बताना है EUP ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। तो ये सवाल में आपने थोड़ी सी एक चीज देखनी है कि ये बोला जी 30% कंप्लीटेड टू कन्वर्जन। इसका मतलब कि मटेरियल जो होता है वो बिगनिंग में लग जाता है। तो ये 200 पे तो हमको सोचना ही है। हमारा भी कौन सा मेथड मांग रहा था जी, वेटेड। तो वेटेड में स्टार्टिंग मैंने क्या बोला था जी, ट्रांसफर आउट से स्टार्ट कीजिएगा। तो आपने ट्रांसफर आउट कितने यूनिट किए, 750। इस पे आपने 100% काम किया। ताहिर भाई थोड़ा सा हेल्प कीजिए भाई। तो 750 हो गया। स्पॉइलेज के केस में बोल रहे थे फाइनल इंस्पेक्शन पे इसका स्पॉइलेज पता चला कितना, इंस्पेक्शन कब, फाइनल इंस्पेक्शन पे, यानी ये कब प्रोडक्ट बन रहा होगा, ट्रांसफर के टाइम में पता चला होगा। तो स्पॉइलेज के ऊपर भी उसका 100% टाइम लग गया एफर्ट। तो इसका मतलब कितना 20, यानी 20 पूरा। लेकिन अगला हमसे मटेरियल के बारे में बोल रहा है। तो जो हमारा
क्लोजिंग इन्वेंट्री है उस पे हमारा मटेरियल 100% लग चुका है। तो इसका मतलब मटेरियल लग चुका है कितना पे, 80 यूनिट पे पूरा का पूरा 100%। तो इसका मतलब ये भी 80। अब आप बताइए कितना हुआ, 750 प्लस 20 प्लस 80 यानी कि 850 आपका आना चाहिए। लेकिन सर यहाँ पे वो मेथड का बोल रहा कि वेटेड एवरेज यूज होगा। तो हमने कौन सा अपना घर का लगाया भाई, मेथड ही वही मेथड यूज किया भाई। नहीं, वेटेड एवरेज में हम ओपनिंग इग्नोर नहीं करते। ओपनिंग हमने इग्नोर किया हुआ है, देखिए सॉल्यूशन देखें। सर 750 में वो 200 भी तो इंक्लूड है जो या स्टार्टिंग पे। या हबीबी, मैंने तो बताया ही था कि आप हमेशा ट्रांसफर्ड से स्टार्ट कीजिएगा, ट्रांसफर आउट से स्टार्ट कीजिएगा, ओपनिंग भूल जाइए। ओके ओके सर, ओके सर, याद आया? याद आ गया। नहीं, याद नहीं आया, मैंने कॉन्टेक्ट समझा गया। हो गई, आ जाए जी। सर अगेन कंफ्यूजन मेरी वहीं पे है, वापस क्या जाइए। बोलिए, बोलिए ना। ये जो 750 है, इसमें ये 200 इंक्लूड तो है नंबर अरे ऑफ। तो इसीलिए तो हम फीफो नहीं लेके जा रहे भाई। वेटेड में क्या बोलता है, आपका सॉल्यूशन स्टार्ट कहाँ से होगा, तो जो यूनिट आप ट्रांसफर्ड करेंगे प्लस जो क्लोजिंग में बचा रहेगा, जितना परसेंटेज काम कंप्लीट कीजिएगा उतना ऐड कीजिएगा, बस ओके। इतना ही था और कुछ नहीं था। थोड़ा सा एक मिनट, थोड़ा सा रिपीट करें। देखिए, मैं 1 मिनट लगेगा, मैं आपको दोनों मेथड्स का एक छोटा सा ओवरव्यू दे दे रहा हूँ, ताकि फिर जब मैं आपके सामने करूँ तो आपको वो लगे, लॉजिक क्लियर हो जाए। देखिए, हमारा एक फीफो मेथड, हमारा एक मेथड है फीफो। फीफो में स्टार्ट होता है जी, ओपनिंग में जितना नया लगेगा, न्यू, वो लीजिएगा, प्लस इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीटेड। इंट्रोड्यूस, कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, वो पूरा लीजिएगा। और जो क्लोजिंग बचेगा उस पे जितना परसेंटेज कंप्लीट रहेगा वो आप यहाँ लिख लीजिएगा। लेकिन जब वेटेड एवरेज पे सवाल बनाइएगा, यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर आप ले लीजिएगा पहले, ऐड क्लोजिंग में जितना परसेंट कंप्लीट रहेगा उसको लीजिएगा। हो गया, दोनों में सिर्फ इतना ही सा काम था, किसमें, वेटेड एवरेज में और फीफो में। तो अभी जो हमने सवाल बनाया उसमें क्या हुआ था, उसमें हमारा यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर कितना था, 750 था। ऐड किया हमने क्या, स्पॉइल, क्योंकि हमारा स्पॉइलेज बेसिकली ट्रांसफर होता नहीं हुआ, खराब हो गया, तो वो पूरा हमने लिया। फिर हमारा क्लोजिंग स्टॉक में ऐड किया मैंने क्या, क्लोजिंग स्टॉक पे हमारा जितना परसेंटेज वर्क कंप्लीटेड है। तो सिंस मटेरियल इज इंट्रोड्यूस एट द बिगनिंग, तो इसका मतलब उसके ऊपर 100% मटेरियल लग चुका है, एंड दैट व्हाट आई एम राइटिंग एज अ 80। तो इसका मतलब 700 प्लस 20 80, 100, 750 प्लस 100, इसका मतलब हम 850 बोलेंगे जी। इक्विवेलेंट यूनिट है मेरा अंडर वेटेड एवरेज। यही सवाल अगर मेरा फीफो में होता, अगर यही सवाल मेरा फीफो में होता तो मेरा 80 यूनिट, हमारे पास ओपनिंग में कितना यूनिट था, 200 यूनिट था, अगर आपको याद हो तो 200 यूनिट था ना हमारा ओपनिंग में। जी बिल्कुल, 200 से 200, इसके ऊपर कुछ 40% काम कंप्लीट हो चुका था, यानी करंट काम आप कितना कंप्लीट करते जी, 60%। 30% नहीं कंप्लीट हुआ था इसमें? अच्छा हाँ, 30 सॉरी। तो 30% आपका काम कंप्लीट हुआ था।
30% आपका काम कंप्लीट हुआ था, यानी आप करंट सेशन में कितना काम करते हैं, 70%, यानी कि 140 के बराबर बनाते हैं। अब चूंकि 750 यूनिट ट्रांसफर हुआ था टोटल, तो 750 में 200 कहाँ से जाता, बिगनिंग से जाता, और 550 कहाँ से जाता, करंट ईयर से। तो उसके ऊपर आप कितना परसेंट एफर्ट लगाते हैं, 100%। इसका मतलब आप लिखते कितना, 550। अब जो स्क्रैप हो गया था 20%, वो 20%, 20 यूनिट्स जो आपका स्क्रैप हुआ, उसके ऊपर आपने 100% एफर्ट लगा दिए अभी, ठीक है, क्योंकि आपकी फाइनल स्टेज है, तो आपने 20 यहाँ लिख ली। अब बचा कितना था आपका, 80 यूनिट क्लोजिंग में बचा था। इसके ऊपर आप कितने कंप्लीट किए हुए थे, 40%, 40%, यानी 8 चौका या 50%, आई डोंट नो, 50 था शायद, यानी इसके ऊपर आप 40%, 40 इक्विवेलेंट यूनिट आप बनाए होते। तो ये हम अभी जो निकाले हैं, ये हम आपके साथ अभी कन्वर्जन का निकाले हैं। हम आपके साथ जो ये अभी निकाल रहे हैं, वो निकाल रहे हैं जी कन्वर्जन का। तो कन्वर्जन 140 है, 550 है, 20 है, और बाकी पे 40। तो इस तरह हमारा कन्वर्जन का निकल जाता है, ठीक है। तो ये 550 प्लस 20 प्लस 40, इस तरह हम बोलते जी कन्वर्जन में जो मेरा इक्विवेलेंट यूनिट है वो 750 है। तो ये थोड़ा सा दोनों में यही फर्क था, और कुछ टेक्निकल फर्क नहीं है। सॉरी, कन्वर्जन और फीफो एक ही चीज है? नहीं, कन्वर्जन मतलब मटेरियल के अलावा जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है उसको कन्वर्जन बोलते हैं। ठीक ठीक। जी आइए, ये सवाल आपसे बोला जी, हाउ मेनी इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ कन्वर्जन वेयर एबनॉर्मली स्पॉइल्ड ड्यूरिंग द पीरियड। तो अगला चल के बोल दिया जी 20 स्पॉइल था, उसमें 12 नॉर्मल थे। इसका मतलब बाकी जो एबनॉर्मल होंगे वो कौन से होंगे जी, 8। इसमें कोई साइंस नहीं लगानी थी, इसमें पूरा सवाल पढ़े बगैर भी आप आंसर कर सकते थे। अब ये बोल रहा है कि टोटल कॉस्ट बताना है अंडर वेटेड एवरेज मेथड पे। टोटल कॉस्ट बताना है अंडर वेटेड एवरेज मेथड। तो जब टोटल कॉस्ट निकालना हो, इसका मतलब मटेरियल का भी निकालेंगे प्लस कन्वर्जन का भी निकालेंगे, पर उससे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा इक्विवेलेंट यूनिट फॉर मटेरियल एज वेल एज द इक्विवेलेंट यूनिट फॉर कन्वर्जन। तो पहले हम लोग निकालेंगे जी मटेरियल का। तो चलिए मटेरियल का निकालने के लिए हम अपना सवाल का स्टार्ट करते हैं। तो मटेरियल का निकालने के लिए हम बोलते हैं जी 750 मटेरियल हमने यूनिट ट्रांसफर कर दिया, हो गया। इसके ऊपर हमने जी सॉरी, यहाँ पे मिराज भाई, आप इसमें टेक्स्ट में टाइप कर सकते हैं? यहाँ पे जी टेक्स्ट में टाइपिंग की ऑप्शन है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे टाइपिंग नहीं है। वो नहीं, टाइप क्या कहते हैं, पीडीएफ फाइल है ना? जी जी जी, इसमें आप एडिट करें तो मैं टेक्स्ट आप टाइप कर सकते हैं। नहीं, पर मैं इस पे नहीं हूँ ना, लैपटॉप पे नहीं हूँ, इसलिए मैं इसको सॉल्यूशन भेज दूंगा आपको, कोई मसला नहीं। ठीक है ठीक है। पर आप लॉजिक समझे ना, क्योंकि ये सवाल आपने ही करने हैं, हमने नहीं करने। तो 750 पहले आपने यूनिट ट्रांसफर किया, वो 20 यूनिट आपको पहले निकालनी है मटेरियल की, फिर आपको निकालनी है कन्वर्जन की। तो मटेरियल की निकालने के लिए क्या करना है, आपको 750 यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, फिर 20 जो हो गया जी स्पॉइलेज हो गया, फिर आपकी क्लोजिंग इन्वेंटरी कितनी थी, तो क्लोजिंग में जो मटेरियल बचे थे 80 बचे थे, और 80 पे आपने पूरा 100% मटेरियल यूज किया है। इसका मतलब आपके लिए जो इक्विवेलेंट यूनिट है मटेरियल के लिए वो कितने की है, 750 प्लस 20 प्लस 80, यानी कि 850 की आपकी इक्विवेलेंट यूनिट है फॉर मटेरियल। बट आपके पास जब कन्वर्जन में आएंगे तो आप क्या बोलेंगे जी,
ये 750 तो है, 20 भी है, लेकिन आपकी ये 50% कन्वर्जन के पार्ट पे कंप्लीटेड है। इसका मतलब ये जब 80 जो है 80 विल बी कंसीडर्ड एज 40, क्योंकि 50% आप उसको वेट देंगे। तो 750 प्लस 20 प्लस 40, इसका मतलब आपके लिए जो इक्विवेलेंट यूनिट आएगी वो क्या आएगी जी, 810 आएगी फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट, फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। अब यहाँ पे देखे कैसे आपको आता है, तो देखिए यहाँ पे है 850 यूनिट है आपका इक्विवेलेंट यूनिट, किसके लिए, मटेरियल के लिए। अब आ जाइए आपके कन्वर्जन के लिए आपका जो यूनिट निकलेगा वो निकलेगा 810, तो ये 810 का कैलकुलेशन है। अब बात आया जी पैसे का, अब पैसे का बात ये करना है, तो 72,000 मटेरियल पे यहाँ पे खर्च था और 213 यहाँ पे खर्च था, तो टोटल मटेरियल का कॉस्ट कितना हुआ, 72,000 प्लस 213,000, यानी 285,000 आपका मटेरियल का कॉस्ट है। उसको आप डिवाइड करेंगे किससे, 850 से, किससे, 850 से। सो डिवाइड बाई 850 कीजिएगा तो आपका मटेरियल का कॉस्ट आएगा 335.29। उसके बाद कन्वर्जन का टोटल कॉस्ट ऐड कीजिएगा 14,400 प्लस 120,000, यानी कि 134,500 कन्वर्जन का टोटल कॉस्ट। उसके बाद आपको डिवाइड करना है इसको किससे, 810 से, 810 से डिवाइड बाई 810 कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा जी 166.04। अब आपने दोनों को ऐड करना है, 166.04 प्लस 335.29, दोनों ऐड कीजिएगा तो आपका आएगा जी 501 रुपया 501.33। तो आपका ये सवाल जो था ये इतना जबरदस्त और खतरनाक था कि बिना किए हुए आंसर नहीं कर पाते। एग्जाम में इतना टाइम मिलेगा कि कैलकुलेशन निकालने? नहीं, ये वाला आपको जो मिलेगा ना भाई, ये मिलेगा आपको एस्से में, यानी आपको इसके अंदर आपको 2-3 सवाल पूछेगा और एक कैलकुलेशन फुल टाइम ऐसा रहेगा। तो जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी देन यू कैन डू इट फास्ट, और नहीं रहेगी तो फिर अटेम्प्ट हो जाएगा नया। सर ये कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं? एक ही बार देना है, पढ़ के देना है, ठीक है, क्योंकि हर अटेम्प्ट के पैसे लगते हैं। तो लॉजिकल क्वेश्चन था वैसे सारा का? नहीं, लॉजिकल तो था, लेकिन मेरा आंसर बहुत ज्यादा लॉजिकल मैंने दिया है कि आप अच्छे से कायदे से पढ़ के एक बार दें और क्लियर करें, जान छोड़ाएं। सीएम में बहुत टफ नहीं है, सीएम में बहुत टफ नहीं है, ठीक है भाई, बस टेक्निकल है। थोड़ा सा नहीं, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल अगर आप स्ट्रांग है। अब जैसे ये सवाल है, अब ये आपसे ये सवाल पूछ दिया जी कि हमको फीफो पे बता दो कि मेरा ईयूपी कन्वर्जन कितना होगा, ठीक है, द ईयूपी कन्वर्जन कॉस्ट के लिए ईयूपी क्या होगा। अभी पीछे मैंने ये सवाल किए हैं, फिर भी मैं आपके सामने ये करने वाला हूँ, तो अभी फिर मैं आपके साथ जा रहा हूँ। देखिए ये 20 है, 30% कंप्लीट है, इसका मतलब और इस पे कितना परसेंट काम होना है, 70%, यानी कि 140। 750 में से 200 निकल गया, करंट बचा कितना, 550। इसके ऊपर आपने एफर्ट कितने लगाए, 100%, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी, 550। 20 आपकी स्पॉइल हो गई, 20 के ऊपर आपने कितने परसेंट एफर्ट लगाया, 100%, क्योंकि आपको कोई इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं दिया हुआ है। बचा क्या, बचा जो आपके पास जो क्लोजिंग इन्वेंटरी 80 है, इसके ऊपर आपने कितने एफर्ट लगाए, 50%, इसका मतलब ये 50% लगा दिया, इसका मतलब ये 40 है। अब ये आपने 1, 2, 3 और 4, ये चारों को आप
ऐड करना है। तो इसके लिए कोई बहुत दिमाग नहीं लगाना है। 140, 550, 20 और 40, यानी आपके आंसर होने चाहिए जी 750। तो अगर आप अगर थोड़ा सा समझ के करेंगे देन आप आंसर कर पाएंगे, और ये बहुत इजी है। एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये तो सिर्फ WIP यूनिट्स मेजर किए फीफो बेस पे। हाँ, तो बस तो यही था। उसके बाद सर आपसे इसमें क्वेश्चन नंबर 9 पे जाइएगा दोबारा। ना इन ना 9, यस बोलिए जी, बोलिए ऊपर जाइए। बोलिए। इसमें जी ये हम्म, मटेरियल का नहीं आ रहा मेरे पास। क्यों नहीं आ रहा? ओके, दैट्स फाइन। आ गया। हाँ आ गया, मेरी कैलकुलेशन गलत थी। 1, 2, ये 2 एरो मिला के बना दिया। फिर क्लास, फिर यहाँ आया, एरो बनाएंगे हम, ये वाला और ये वाला। ठीक है जी। आनंद भाई, आपको आनंद आ रहा है, समझ आ रही है? हाँ विराज भाई। चलो भाई, नहीं भी आता तो अभी क्या कर लेते, आपको दोबारा करना पड़ता। बोल रहा है अंडर द वेटेड एवरेज मेथड व्हाट अमाउंट ऑफ लॉस चार्ज डायरेक्टली टू द इनकम स्टेटमेंट। यानी ये सवाल आपसे क्या करवाना चाह रहा है, आपको आइडिया है? ये सवाल आपसे बोलना चाह रहा भाई ऐसा है कि तुमने पीछे एक 513 रुपए का कैलकुलेशन किया है क्या? हमसे पूछ रहा है कि तुम 9 नंबर पे ये 501 रुपए का कैलकुलेशन किए हो ना, इसको यहाँ से कॉपी कर लो 501.34 और हमको 8 से मल्टीप्लाई कर दो बस। हमको यानी 501 रुपया 34 पैसा जो हमारा पीछे में एक आंसर आया था 501.34, इसको जो बस 8 से मल्टीप्लाई कर दो बस, और कुछ ना करो। लेकिन मसला ये है कि एग्जाम में ये 501 निकालना ही आपके लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी हो जाएगा। तो ये 501 निकालने के वही तरीके हैं कि आपको पहले क्वांटिटी निकालना है। अगर आपको स्टेप समझने हैं तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट क्वांटिटी निकालनी है। सबसे पहला सवाल, सबसे पहला वर्किंग। दूसरा आपको निकालना है जी टोटल कॉस्ट, और तीसरा आपको निकालना है जी कॉस्ट बाय इक्विवेलेंट यूनिट। कीजिएगा तो आपका पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगा। इससे आपको निकलेगा पर यूनिट कॉस्ट, और पर यूनिट कॉस्ट को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा यूनिट लॉस से, तो आपका आंसर निकल आएगा। तो इट वाज अ फुल कंप्लीट साइज क्वेश्चन। ठीक है। आज की आई थिंक वो जो लॉस हुए 12 20 में से 12 कंप्लीट हो गए थे, 8 लॉस हो गए जी, पानी यहाँ पे देखो। 20 जो टोटल लॉस हुए थे, स्पॉइल हुए थे, जिनमें से वो 12 नॉर्मल थे, 12 नॉर्मल नॉर्मल लॉस थे। पे कोई कॉस्ट अलोकेट नहीं होता ना। नॉर्मल लॉस पे कोई कॉस्ट अलोकेट नहीं होता ना भाई। ओके, वो आपसे एग्जाम में अगर पूछेगा तो 0 लिख के आंसर कर दीजिएगा, कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। ठीक है। अब ये बोला है APK हैज अ 75,000 ऑफ फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट पर मंथ। दे आर allocated on per unit basis. There are 4 alternative denominator and that can be used. तो पहला बोला थियोरेटिकल कैपेसिटी। थियोरेटिकल कैपेसिटी कि हम लोग बोलते हैं कि 24 घंटा स्टडी करेंगे, ठीक है,
प्रैक्टिकल कैपेसिटी होता है कि 4 घंटा करते हैं, नॉर्मल कैपेसिटी ये है कि 3 घंटा तक हो रहा है। ठीक है, तो बस ऐसे ही। तो बोल रहा है जी थ्योरेटिकल 1.1 मिलियन बनाने की उसके पास, मतलब जिस वक्त उसने पेपर वर्क किए थे तो उसने 110,000 यूनिट, सॉरी 1.1 मिलियन यूनिट बना सकता है, ऐसा उसने कैपेसिटी बिल्ड किया था। फिर जब चेक किया तो पता चला नहीं साहब, ऐसा है कि 1 मिलियन यूनिट तक हम बना सकते हैं। फिर बोलता है ये जो नॉर्मल कैपेसिटी होता है ये एक्चुअल में पास्ट एक्सपीरियंस होता है, यानी 2-3 साल का एवरेज होता है। कॉस्टिंग में 3 साल का बेसिकली ये एवरेज होता है, इसलिए इसको नॉर्मल कैपेसिटी में शुमार करते हैं। तो नॉर्मल कैपेसिटी बोलता है जी 850 तक आप बना सकते हो। फिर उस पे आपने बजट बनाया यानी फोरकास्ट किया, तो फोरकास्ट पे आपने 800,000 का आपने बजट बना के आगे में सप्लाई किया, आगे में आपने सेंड करा। ठीक है, बोला एज्यूमिंग दैट एक्चुअल फिक्स जो ओवरहेड हुआ वो 80,000 हुआ, आपने बजट कितना बनाया था 75,000 का, आपने कितना खर्च कर लिया जी 80,000। ठीक है, एंड एक्चुअल प्रोडक्शन जो हो गया वो 920,000 यूनिट हो गया। ठीक है, लेकिन जब आपने पहले बनाया था, जब बजट बनाया था तो आपने क्या बनाया था 80,000, 800,000 यूनिट बनाया था 75,000 रुपीस के, डॉलर के अगेंस्ट में। बोल रहा है बिगिनिंग इन्वेंट्री जो है 0 है एंड एंडिंग है 30,000। बोल रहा है कि वेरिएंस वेयर रिटन ऑफ डायरेक्टली टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, जो भी वेरिएंस होता है उसको गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम डायरेक्टली चार्ज करते हैं। बोला अदर थिंग्स आर बीइंग इक्वल, हाउ मच डिफरेंट वुड बी इनकम यूजिंग द नॉर्मल लेवल ऑफ कैपेसिटी बी फ्रॉम द इनकम यूजिंग द थियोरेटिकल लेवल ऑफ कैपेसिटी। ये थोड़ा सा मतलब पीछे हमने इस पे डिस्कस नहीं किया हुआ है, ये उस टाइप के सवाल है। ठीक है, तो मैं भी देख के ही बताऊंगा, ये पीछे हमने इस पे डिस्कस नहीं किए हैं ऐसे सवाल। अगर थियोरेटिकल कैपेसिटी यूज करता है तो 75,000 डिवाइड बाय 100,000, नॉर्मल कैपेसिटी यूज करता है तो 75/80। द डिफरेंस बिटवीन दिस टू मेथड इज 0.01 multiplied is 30,000, we get the total difference of 603, and that is left to be determined if the normal is higher or lower level of income, because the normal level is a higher per unit cost. Normal level of activity will include the more cost on the balance sheet as inventory. This means there will be a fewer cost on the income statement, and such income using the normal level will be the higher than the income statement, and the income using the normal level of capacity will be higher than the using the theoretical level of capacity. आइए अभी मैं इसको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ बात ये हुई कि क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर मैं बोला सब कुछ नॉर्मल है, बोल रहा है डिफरेंस वुड बी द इनकम यूजिंग द नॉर्मल लेवल ऑफ कैपेसिटी फ्रॉम द इनकम यूजिंग द थियोरेटिकल लेवल ऑफ कैपेसिटी। तो थियोरेटिकल लेवल पे हमारा पर यूनिट कॉस्ट कितना आ रहा है, थियोरेटिकल में ये 75,000 डिवाइड बाई 110,000 करना था, तो हमारा जो कॉस्ट आ रहा है, सॉरी 1.1 मिलियन, तो हमारा ये कॉस्ट आ रहा है थियोरेटिकल कैपेसिटी पे। थियोरेटिकल कैपेसिटी पे ये 0.00668 आ रहा है। ठीक है, ये हमारा 0.00668 आ रहा है थियोरेटिकल कैपेसिटी पे, वेयर एज दी प्रैक्टिकल कैपेसिटी पे जो आ रहा है 0.0882। अभी जो होता है दोनों का जो डिफरेंस है, क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक होगा
उस पे भी ये कॉस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोनों में आपको खाली चेक करना है कि इस पे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू ज्यादा आएगा। तो देखिए 0.0, क्योंकि 30 बाकी का पैसा तो करंट ईयर के इनकम स्टेटमेंट में चार्ज हो जाएगा, जो भी यूनिट है, जो यूनिट बच जाएगा उसमें हम चेक करेंगे कि कितना कॉस्ट हमारा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। जितना का कैरी फॉरवर्ड होगा, तो चूंकि जिसमें यूनिट ज्यादा बना है उसके कॉस्ट कम आए हैं, ठीक है, तो उसके कैरी फॉरवर्ड भी कम होंगे। थ्योरेटिकल वाले के कैरी फॉरवर्ड कम होंगे, यानी थ्योरेटिकल में आपकी जो प्रॉफिट होगी वो क्या होगी, अभी कम हो, मतलब अभी प्रॉफिट कम होगी, क्योंकि आप उसमें कॉस्ट ज्यादा चार्ज कर लेंगे। थ्योरेटिकल में आपकी प्रॉफिट कम होगी, यहाँ पे थ्योरेटिकल में आपकी प्रॉफिट कम होगी, नॉर्मल में आपकी प्रॉफिट ज्यादा होगी, क्योंकि जो 30,000 से रिलेटेड कॉस्ट है वो आपका सब्सिक्वेंट पीरियड में ट्रांसफर हो जाता है। ये जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग का जब सवाल किया था तो हमने बताया था कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्ट में एक चीज आपको देखना है कि अगर कुछ यूनिट नेक्स्ट पीरियड में चला गया, इसका मतलब अगर प्रोडक्शन सेल से ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रॉफिट ज्यादा आएगी इन कंपैरिजन टू द मार्जिनल कॉस्ट। तो सेम प्रिंसिपल यहाँ भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इस पे सिर्फ एक छोटा सा आपको डिफरेंस समझना है कि थ्योरेटिकल पे हमारा जो टोटल कॉस्ट है इन्वेंट्री को कितना अलोकेट हो रहा है, 0.0681 मल्टीप्लाई बाय 30,000, यानी थ्योरेटिकल पे हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक पे वैल्यू एलोकेट हो रहा है वो हो रहा है 2043 का। अब नॉर्मल कैपेसिटी पे हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन निकालेंगे, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.0201 करेंगे, नहीं ये 0.0882 मल्टीप्लाई बाय 30,000 करेंगे। तो ये जो नॉर्मल कैपेसिटी पे है हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो है 2646 का। चूंकि अगर आप पीएनएल बनाते हैं तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। तो नॉर्मल में अगर क्लोजिंग की वैल्यू बढ़ी हुई है, इसका मतलब नॉर्मल में हमारा जो प्रॉफिट बढ़ेगा, नॉर्मल में जो हमारा है प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, नॉर्मल में हमारा प्रॉफिट जो है अप रहेगा ड्यू टू इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ड्यू टू इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो ये थोड़े से ये सवाल हमने आपके साथ पहले डिस्कस नहीं किया कॉन्सेप्ट, तो हो सकता है कि आपको समझने में दिक्कत हो, पर दोनों में सिर्फ एक चीज को आप समझ पाएं कि आप थ्योरेटिकल पे ज्यादा बड़ा डिनोमिनेटर है तो उसके रेशियो कम आएंगे, नॉर्मल पे डिनोमिनेटर छोटा है तो उसके रेशियो ज्यादा आएंगे। तो जो हम क्लोजिंग स्टॉक पे जब वैल्यू ज्यादा देंगे तो करंट ईयर की मेरी प्रॉफिट ज्यादा दिखाएगी, नेक्स्ट ईयर में वो प्रॉफिट कम हो जाएगी। दिस इज द ओनली थिंग्स that you should understand out of this. अब बोल रहा है जी कि अब पीछे से आपको बोल रहा है कि विच ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव लेवल जो होगा जिसमें इनकम टैक्स ज्यादा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि सबसे छोटा डिनोमिनेटर जिसका होगा उसमें इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा होगी। तो इसमें सबसे छोटा डिनोमिनेटर क्या है, बजट सबसे छोटा डिनोमिनेटर है। तो अगर बजट सबसे छोटा डिनोमिनेटर है तो इसमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, और अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी तो हमारा इनकम सबसे ज्यादा होगा, और ऑन द सेम साइड हमारा इनकम टैक्स भी ज्यादा होगा। तो ये जो डिसीजन होगा डिनोमिनेटर ये सबसे छोटा है,
डिनोमिनेटर छोटा है, इसका मतलब सबसे ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इसमें आएगी। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इसमें आ गई, इसका मतलब हमारा इनकम बढ़ गया, और अगर इनकम बढ़ गया इसका मतलब हमारा इनकम टैक्स बढ़ गया, क्योंकि इनकम टैक्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर इनकम। तो हमको आंसर करना पड़ेगा जी मास्टर बजटेड कैपेसिटी। तो आप अगर ये रीजनिंग दे पाएंगे देन ओनली आपका आंसर आ पाएगा। तो यहाँ पर देखिए, विल बी बिगेस्ट अंडर द मेथड दैट प्रोवाइड्स द हाईएस्ट इनकम गिवन द फैक्ट वेरिएंस आर क्लोज टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड द ओनली डिफरेंस जो होता है वो किस पे होता है जी, कॉस्ट पे होता है। लेकिन आपने सबसे ज्यादा क्या ये करना है कि आपके डिनोमिनेटर जहां पे सबसे छोटे होंगे वहां पे आपके कॉस्ट सबसे ज्यादा अलोकेट होंगे क्लोजिंग पे। अगर क्लोजिंग बड़ा होगा इसका मतलब आपकी इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गई यानी आपके इनकम टैक्स बढ़ गए। तो ये ट्रिकी है बट आपको ऐसे करने पड़ेंगे। फिर बोल रहा है जी व्हाट वुड बी द इन्वेंटरी फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड at the end of April if master budget denominator level is used। बस आपको क्या करना है, 75,000 डिवाइड बाई 80,000 मल्टीप्लाई 75,000 डिवाइड बाई 800,000 जो आएगा उसको मल्टीप्लाई बाई आप 30,000 कर दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। तो इसमें कोई साइंस नहीं था, ये सिंपल आपसे बोल रहा था जी आप क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बता दो कि कितना हम ट्रांसफर करेंगे इफ आई एम फॉलोइंग द मास्टर बजट डिनोमिनेटर। तो दिस वाज नॉट अ ट्रिकी क्वेश्चन एट ऑल। ठीक है, अब ये सवाल बोला जी Lemond manufacturer produces the mobile phones for the internal purpose it uses the variable costing, it uses the variable and for external uses the absorption costing। ये सबको पता है। LIFO is used as the cost flow assumption। LIFO मतलब last in first out। it planned to manufacture and sell the 8,000 phones। तो ये उसके प्लान दिए हुए थे with the following budgets। अब उसने बोला जी के फॉलोइंग डेटा एट द बिगनिंग 2000 प्रोवाइडेड। बोल रहा है कि आपके पास जो है क्या है, आपके पास मटेरियल की इन्वेंटरी है, फिनिश गुड्स की भी इन्वेंटरी दी हुई है आपके पास, साथ में आपको दिया हुआ है फिक्स्ड ओवरहेड इन फिनिश गुड्स, नंबर ऑफ यूनिट्स इन फिनिश गुड्स दे दिया। बोल रहा है सेल्स लेवल इन 2000 वाज 7000 एंड प्रोडक्शन फॉर दियर दैट ईयर इज 7005 है। तो अब मैं उसके बाद बोल रहा है एनी ओवर और अंडर अप्लाइड इज रिटन ऑफ डायरेक्टली टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर कर देते हैं। एंडिंग इन्वेंटरी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इज 32,300, ओपनिंग भी दिया हुआ है, एंडिंग भी दिया हुआ है। बोल रहा है फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस फॉर द ईयर्स नेग्लिजिबल एंड ऑल अनबजटेड कॉस्ट इक्वल टू द एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, BUD all budgeted the estimated total cost incurred during the year। तो हमको बताना है कि हमने करंट ईयर पे टोटल कॉस्ट इनकर कितना करा है। तो आइए सबसे पहले टोटल कॉस्ट का मतलब मटेरियल भी होगा, लेबर भी होगा, ओवरहेड भी होगा, सारी चीजें होंगी। ठीक है, आ जाइए तो हम शुरू करते हैं। तो हमने 7,000 यूनिट सेल किया। तो देखिए ये जो सेलिंग के जो कॉस्ट है, ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ये डायरेक्टली 7,000 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये डायरेक्टली 7,000 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखिए ये हमारा 7,000 से डायरेक्टली अपना सेलिंग कॉस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। यानी ये 7,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाई 4, तो 7,000 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी कि 28,000 तो सेल के वेरिएबल ओवरहेड हो गए जी।
ठीक है। अब बोल रहा है कि फिक्स्ड। अब फिक्स्ड चूंकि ये हमारे पास 2 है और ये 8 है, क्योंकि हमने तो प्लान जितने पे किया हम उतनी पे काम करेंगे। तो 8000 इंटू 2 फिक्स्ड के मामले में 16000 पूरा आएगा। ठीक है, तो ये 2 हमारे और ये 8000, यानी सेलिंग का जो फिक्स्ड आएगा वो आएगा 8 इंटू 2 16,000। ठीक है, हो गया। अब बात आ रहा है जी फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। इसको भी चेंज, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या मटेरियल बनाया क्या बेचा। तो 10 रुपए का आपका फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, तो 10 रुपए का आपका फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो 10 इंटू 8000, तो 10 इंटू 8000 इसका मतलब 80,000। तो ये भी लाइन आपका वैलिडेट हो गया। ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट भी हमारा आ गया। उसके बाद अब आएगा जी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो देखिए हमारे पास जो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है वो क्या क्या है, वो है हमारे पास 23 प्लस 25 प्लस 12, यानी के 60 में, हाँ, यानी वेरिएबल मेरा टोटल 60 रुपीज का वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल कॉस्ट है, जिसमें हम मटेरियल, लेबर और ओवरहेड तीनों ले रहे हैं। तो तीनों मेरा 60 रुपए करके है, यानी 60 इंटू 7,000 का उसका ये सेल है, लेकिन प्रोडक्शन 7,500 का है और हमसे टोटल कॉस्ट पूछा है। तो हम 7,500 यूनिट का लेंगे, क्योंकि हमसे कॉस्ट ऑफ सेल नहीं पूछा है। तो हम 7,500 का टोटल कॉस्ट लेंगे। इसका मतलब 450,000 का हमारा कॉस्ट आ जाएगा। अब हम ये तीनों कॉस्ट को ऐड कर रहे हैं, 28,000 प्लस 16,000 प्लस 80,000 प्लस 450,000, सब को जब ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 574,000 हमारा टोटल कॉस्ट आएगा। तो ये हमारा टोटल कॉस्ट आ गया जी 574,000। ठीक है, और ज़्यादा इस पे कुछ मज़ीद कुछ भी नहीं था, बस हम लोग को समझ के लेना था, क्योंकि हमसे टोटल कॉस्ट मांगा था। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मांगता तो हम ये 7,500 के बजाय 7,000 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो ये अभी हम लोग 15 ही पे कुछ कर सकते हैं। इसके आगे जी भाई बोलिए, बोले भाई व्हाट अबाउट मटेरियल एडजस्टमेंट? मटेरियल क्या बोल रहे हैं, बोलिए। दिस कोड मतलब सवाल पे गई है। सवाल पे चलते हैं। नहीं, मटेरियल एडजस्टमेंट नहीं किया तो देखिए, मटेरियल एडजस्टमेंट नहीं करना है ना, क्योंकि हमारा तो पर यूनिट के साथ उसका रिलेशन है ना भाई। हमको ओपनिंग क्लोजिंग से मतलब ही कहाँ है, हमारा पर यूनिट के साथ उसका रिलेशन है। क्वेश्चन को मैं पर यूनिट पे डायरेक्टली दिया हुआ था ना भाई। हमसे अगर ये पूछता कि मटेरियल कंज्यूम क्या है, तो फिर शायद हम हो सकता है कि मटेरियल के इस पे जाते हैं, लेकिन हमारा वो तो क्वेश्चन ही नहीं है। नहीं पर आप जो बोलो एस्टिमेटेड हाँ, टोटल पर मटेरियल एडजस्टमेंट के बाद ही तो डालते हैं। नेट मटेरियल एडजस्टेड अमाउंट ही तो, बट ये हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना। तो हमारे पास जब पर यूनिट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो फिर हम क्यों जाएंगे जिसमें हमको ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस कंजम्पशन ये सारे ऐड क्यों करने जाएंगे।
मे बी बिकॉज लाइफो है शायद। नहीं, लाइफो और ये तो मैं ऊपर से देखा था कि लाइफो का इसमें कोई वो नहीं है, मतलब मेरे लिए कोई रेलिवेंस नहीं है, क्योंकि हम ओपनिंग क्लोजिंग सब इग्नोर कर रहे थे। हम सिर्फ ये दे रहे हैं कि हमारा पर यूनिट के साथ अगर रिलेशन है, यहाँ पे हमने 750 बनाए, हमारे पास पर यूनिट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, हमने सिर्फ उसको एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट दिया। जबकि एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट देने का मतलब क्या है कि हमने इसमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज किया है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अगर हमने यूज किया हुआ है तो हम आराम से जो उसकी बेसिक कॉस्ट है उससे यूनिट मल्टीप्लाई करके दे दिया। और चूंकि ये एस्टिमेटेड दिया हुआ है तो हम बाकी का जो कॉस्ट है वो हम एक्चुअल में नहीं लिया है, क्योंकि जब एक्चुअल और एस्टिमेटेड का वेरिएंस निकाला जाएगा देन इट विल बी पास थ्रू द कंट्रोल अकाउंट और वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे एडजस्ट किया जाएगा। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि व्हेन यू आस्क द क्वेश्चन इज आस्किंग कि आपको निकालना है, मान लो कि टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट अगर आपको निकालना है, इसका मतलब है टोटल वेरिएबल प्लस टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, टोटल वेरिएबल प्लस टोटल करके जितना भी है सारा को ऐड करना है और साथ में आपको टोटल सेलिंग मार्केटिंग कॉस्ट भी ऐड करना है। दैट्स ऑल। ठीक है, ऑल दिस कॉस्ट टुगेदर विल बी आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पे आपको फिर स्टोरी लगेगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा है जी हमको फिनिश गुड्स की इन्वेंटरी बताइए अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। यहाँ पे उस इंफॉर्मेशन का यूज लगेगा, यहाँ पे हमसे इंफॉर्मेशन का यूज लगेगा कि हमको डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बताना है, और यहाँ भी शायद यूज कर सकते हैं कि हमने कितना मटेरियल परचेज किया है। प्राइम कॉस्ट का डिफिनेशन था 23 में, जॉब ऑर्डर 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34 32 तक ही है भाई। और देखिए 28 में थोड़ा ये अभी मैं आगे नहीं करवा रहा, डायरेक्टली स्किप करके 28 में आपसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मांगा। ये तो एकदम वो बउआ वाला सवाल है। शायद डेट का मुश्किल। ठीक है, चले भाई। ओके भाई, तो यहाँ तक अगर समझ आया तो दोबारा कीजिएगा, नहीं समझ में आया तो हमसे दोबारा पूछ लीजिएगा। दोनों ऑप्शन आपके पास है, और आज कल में कर लीजिएगा तो बेहतर है, ताकि आपको समझ में नहीं आएगा तो आप इंस्टेंटली पूछ लीजिएगा कि मेरे को ये चीज़ नहीं समझ आई। ठीक है भाई।